अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यासर कियानी और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यासर कियानी एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर रिएक्शन रेट्स क्या होते हैं और उन रिएक्शन रेट्स को मालूम करने का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरीके से हम रिएक्शन के रेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन की तरफ। बुनियादी तौर पर केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन वेलोसिटीज। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट के अंदर जो आने वाली चेंज है वो कितने टाइम में आई है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड इन हाउ मच टाइम, इन यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर कितने मोल रिएक्टेंट रिएक्ट किए हैं उन्होंने आपस में, या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम, या इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। आगे हम इस चीज को देखेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स इज द पार्ट ऑफ केमिकल साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट से मुराद होगा चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन, you must know that concentration goes on decreasing with the passage of time. And if we are talking about concentration of products, so concentration of products goes on increasing with the passage of time. इसीलिए डेल्टा डी जो होगा विद रिएक्टेंट उसके साथ माइनस साइन आएगा, आप आगे देखेंगे। अब दूसरी बात, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिएक्शन रेट्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन रेट्स पे इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनसे रिएक्शन रेट को फर्क पड़ता है। रिएक्शन रेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स। यूजुअली हम रिएक्टेंट्स को लेते हैं कंसंट्रेशन को मोल्स में, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, और टाइम को लेते हैं सेकेंड्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा? जब हम कंसंट्रेशन में आने वाली चेंज को नोट डाउन करेंगे, वी विल नोट डाउन हाउ मच चेंज इन कंसंट्रेशन दैट टुक प्लेस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर दैट चेंज। किसी रिएक्टेंट ने कितनी तब्दीली आई है उसके कंसंट्रेशन में, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और कितने टाइम में वो चेंज आई है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम गिव्स यू द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। देखिए हमारे पास ये एक रिएक्टेंट ए है, दैट हैज बीन कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ प्रोडक्ट बी। रिएक्टेंट ए कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट बी में। अब रेट ऑफ रिएक्टेंट आप जब लेंगे तो आपको पता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, रिएक्टेंट गोज ऑन और कंज्यूम इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट खर्च होता है तो प्रोडक्ट बनती है। तो जो चीज खर्च होती है वो कम होती है, जाहिर बात है। यहां कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। तो रेट इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, या रेट इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखिए यहां नेगेटिव साइन नहीं है क्योंकि बी इंक्रीज होगा, ए डिक्रीज होगा। जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगा, टाइम स्टार्ट होगा, आप रिएक्शन शुरू करेंगे तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ये देखिए यहाँ पे डेल्टा ए लिखा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर द टाइम पीरियड डेल्टा टी, और डेल्टा बी मोलर कंसंट्रेशन, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर टाइम पीरियड डेल्टा टी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं मैं आपको, आगे चलेंगे। अब यहां देखिए ये आपके पास क्लॉक में टाइम है, ठीक है। फर्स्ट करो ये टाइम सेकंड्स में है, तो यहां पर आप देखिए 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 50 सेकंड्स, 60 सेकंड्स। यहां पर ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, यहां रिएक्टेंट का रेट मॉलिक्यूल्स ऑफ ए आर गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ए के कम हो रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। बी के मॉलिक्यूल
इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और ये टाइम देखें 0, 10, 20, ये ग्राफ आपने प्लॉट किया, ठीक है, टू कैलकुलेट द रिएक्शन रेट, ठीक है, टू कैलकुलेट द रिएक्शन रेट। अब रेट को हम एक्सप्रेस करेंगे, जब भी हम किसी रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे रेट इक्वेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज रेट इक्वेशन, ठीक है। उसमें हम रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस करेंगे। तो सबसे पहले वी नो हाउ टू वर्क आउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बट दैट डजंट टेल अस इफ ऑल द रिएक्टेंट्स मेक द सेम कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रिएक्शन। हमें ये नहीं पता होता कि किसी रिएक्टेंट के बढ़ने या कम होने से रिएक्शन की स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके लिए केमिकल इक्वेशन कभी भी रेट इक्वेशन नहीं बना सकती। वी कैन नॉट कैलकुलेट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय अ सिंपल केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम दो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो एक रिएक्टेंट के रेट, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, देखते हैं रिएक्शन का रेट, उसमें स्पीड में क्या फ़र्क पड़ा है, फिर दूसरे का कांस्टेंट रखते हैं और पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इससे हम नोट डाउन करते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट टुक प्लेस, ठीक है। अब x में टेक मोर कंट्रीब्यूशन, अब आपके पास फर्ज करो एक रिएक्टेंट x है, एक y है, ये प्रोडक्ट z बना रहे हैं। आपको क्या पता कि x जो है उसके इंक्रीज या डिक्रीज करने से z पे क्या फर्क पड़ रहा है। सो वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन नेवर टेल अस अबाउट द रेट लॉ, अबाउट द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन तब डेवलप होती है, तब फॉर्मुलेट होती है जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पहले हम x की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, y इंक्रीज करेंगे, देखेंगे रिएक्शन रेट पे क्या फर्क पड़ा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल x को कांस्टेंट रखा है और y को हमने डबल कर दिया है, तो रिएक्शन रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब है ये फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्वाड्रप्लेट हो गया, मतलब सेकंड पावर के है। तो ये आपको पता चलता है कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शन के रेट में कितना फर्क पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए x में मेक मोर कंट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड देन y, और x में मेक नो कंट्रीब्यूशन। ये भी हो सकता है कि x के बढ़ने या कम होने से कोई फर्क ना पड़ता हो, ठीक है। द ओनली वे टू फाइंड दिस आउट इज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आपको बताया कि रिएक्शन के रेट को डिटरमिन करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। विदाउट एक्सपेरिमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फार्मूलेट अ रेट इक्वेशन। इसको इक्वेशन की शक्ल देना किसी रिएक्शन के रेट को, मैं अगर ज़बानी आपको कहूँगा जी y इंक्रीज़ किया तो z जो है वो इंक्रीज़ हो गया, मेरे पास इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना चाहिए, तब आप इस बात को तस्लीम करेंगे। थ्योरेटिकली मुमकिन नहीं है कि हम इसको प्रेडिक्ट कर सकें। When you see the square brackets around the formula, it means that concentration, जैसे HCl के लिए square bracket it means concentration है, ये तो आपको पहले पता है। अब rate है that is directly proportional to molar concentration of x and y। इसका मतलब ये है कि x की फर्स्ट पावर और y की फर्स्ट पावर, दोनों जो पावर्स हैं ये इनसे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी हमने रिएक्टेंट x को इंक्रीज किया तब भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, हमने रिएक्टेंट y को इंक्रीज किया तब भी रेट इंक्रीज हुआ। अगर उतना ही इंक्रीज हुआ जितना हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है, इसका मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब होगा ये कि ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो ऐड अप हो जाएंगे। तो कंसंट्रेशन के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो जब सम अप होते हैं तो उनका जो अलजेब्रिक सम होता है दैट टेल्स अस अबाउट द ओवरऑल रेट। एक तो रेट है विद रिस्पेक्ट टू x, एक है रेट विद रिस्पेक्ट टू y, एक है रेट विद रिस्पेक्ट टू बोथ x एंड y। ये ओवरऑल रेट है जो दोनों के हिसाब से। अब ये देखें आपके पास क्या है, दिस सजेस्ट दैट x एंड y बोथ हैव एन इक्वल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ दिस इक्वेशन। क्योंकि रेट x के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y के भी है, इसका मतलब ये है कि रेट का जो इफेक्ट है, ठीक है, वो दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं इनके कंसंट्रेशन का इक्वल इफेक्ट है रेट के ऊपर। आप x इंक्रीज करें तब भी रेट इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज करें तब भी रेट इंक्रीज हो रहा है। तो जब इक्वल इफेक्ट हो रहा है
इसका मतलब हम दोनों को के प्रोडक्ट से रेट को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स और वाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक्स की कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट भी डबल हो जाना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पावर है। वाई की कंसंट्रेशन को डबल कर दें ये भी डबल हो जाना चाहिए, इसको ट्रिपल कर दें ये रेट भी ट्रिपल हो जाना चाहिए। जितना आप कंसंट्रेशन बढ़ाओ उतना ही रेट बढ़ जाए, इसका मतलब है वो फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जब दोनों लिखेंगे आप तो फर्स्ट पावर इसकी और फर्स्ट पावर इसकी पावर Z हो जाती है, तो ओवरऑल रेट 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय मींस ऑफ, इट विल बी प्रूव्ड बाय मींस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड y, इसका स्केयर, तो डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ y वुड क्वाड्रपलेट द रिएक्शन रेट। ये डबल हो तो ये क्वाड्रपलेट हो जाएगा, मतलब ये है कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? डेफिनेटली जब आप रेट इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज द रेट कांस्टेंट, इसे के कहते हैं। क्या कहते हैं? के, ठीक है। तो proportionality signs aren't very useful to us, so we need to place the constant. K is the symbol of the rate constant. K is different for every reaction, ठीक है। क्यों? हर रिएक्शन डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, इसलिए K जो है वेरी करता है विद टेम्परेचर एंड मस्ट बी स्टेटेड व्हेन कोटिंग द K। जब हम K लिखें तो हम बताएं कि ये इक्विलिब्रियम, ये जो रेट कांस्टेंट है ये फलान टेम्परेचर पे है, इतने टेम्परेचर पे ये रेट कांस्टेंट है। चलेंगे, अब देखें यहां पे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और सेकंड पावर ऑफ y। इसका मतलब ये है कि इसकी सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट को हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता चला कि y के कंसंट्रेशन को, यानी जो रिएक्टेंट y है आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये इक्वेशन है। तो जो आपके पास ये y रिएक्टेंट है इसका रेट, इसकी कंसंट्रेशन जब आप दुगनी करते हैं तो रेट 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब है ये सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आप एक चीज़ को डबल कर रहे हैं, दूसरी चीज़ 4 गुना हो रही है, इसका मतलब है सेकंड पावर है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है। अब रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू y सेकंड पावर है, विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट पावर है। ओवरऑल रेट क्या आएगा? ओवरऑल रेट आएगा x की पावर 1 और y की पावर 2, 2 + 1 3। तो ये जो ओवरऑल पावर का सम होता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इनकी जो कंसंट्रेशंस होती हैं, इसका जो पावर का सम होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब ये रिएक्शन जो है, दिस मीन्स दैट y हैज डबल द इफेक्ट ऑफ x ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सो आपके पास यहाँ देखिए x और y, x की पावर 1 y की पावर 2, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y, और ये ओवरऑल ऑर्डर है, जो थर्ड ऑर्डर है ये ओवरऑल ऑर्डर है। अब आप एक बात याद रखिए, अगर तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, जाइए, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट पावर से प्रोपोर्शनल है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। यानी x और y, या एक रिएक्टेंट है या 2 या 3 है, इन सब की पावर्स का सम 1 बन रहा है। पावर का सम क्या बन रहा है? 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर तो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स का सम 2 बन रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। दोनों के कंसंट्रेशन का, जैसे यहाँ पे सम 3 बन रहा है, मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम 3 बन रहा है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसे क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एंजाइम कैटालाइसिस होती है, किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट्स हैं या सबस्ट्रेट है, इसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, इट हैज़ नो इफेक्ट। इसका मतलब है तमाम एंजाइम कैटालाइसिस जो होती है, या तमाम एंजाइम वाले या कैटलिस्ट वाले जो रिएक्शंस होते हैं, दे आर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। उनकी काइनेटिक्स क्या होती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, ठीक है। इसी तरह अगर
किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो है नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। से क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन की किसी फ्रैक्शनल पावर के प्रोपोर्शनल है, फ्रैक्शनल पावर क्या होती है? लेस देन 1, तो वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा? फ्रैक्शनल ऑर्डर। आगे चलेंगे, यहां देखिए आपके पास रेट इज इक्वल टू के कांस्टेंट आ गया, रेट कांस्टेंट, x की पावर m, y की पावर n, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा m प्लस n, m प्लस n। दैट इज वेरी सिंपल, वेयर m and n आर द ऑर्डर्स ऑफ द रिएक्शन। अब m ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू y, और m प्लस n ओवरऑल ऑर्डर है, पूरे रिएक्शन का ऑर्डर है। ओवरऑल ऑर्डर में तमाम रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट ऐड होंगे, और इंडिविजुअल ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, इंडिविजुअल ऑर्डर का एक रिएक्टेंट के हिसाब से क्या ऑर्डर है, ठीक है, यानी x के हिसाब से अगर x इंक्रीज करें तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो में m बताएगा। m वो फैक्टर है, अगर x के 1 टाइम इंक्रीज करने से रेट 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो m की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर x के 1 टाइम इंक्रीज करने से रेट 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है, m की पावर क्या होगी? 2। अगर x के इसी तरह 3 पावर आ रही है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब याद रखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यानी ऑर्डर थर्ड ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3, ठीक है। आगे चलेंगे, द ऑर्डर कैन बी डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द इनिशियल रेट मेथड, ठीक है। इनिशियल रेट मेथड क्या होता है हम आगे देखेंगे। टू डू सो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन शुड बी चेंज। जो रिएक्टेंट आप देख रहे हो, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे। द अदर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन शुड बी रिमेन कांस्टेंट। जैसे एक्स और वाई दो रिएक्टेंट है, आप देखना चाहते हैं कि रिएक्टेंट पे एक्स से क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम रिएक्टेंट एक्स को इंक्रीज करते हैं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका काम ये है कि आप एक्स को चेंज करें और उसको ऑब्जर्व करें एक्सपेरिमेंट में। वाई को क्या रखें इस दौरान? कांस्टेंट रखें। फिर जब आप वाई के लिहाज से रेट मालूम करें तो एक्स को क्या रखें? कांस्टेंट रखें, ठीक है। ये इनिशियल रेट मेथड होता है। इसमें होता क्या है कि प्लॉटिंग द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट यूजिंग द टेंजेंट। आप ये देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस पे हम जो है वो एक टेंजेंशियल लाइन प्लॉट करेंगे और इससे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, दैट डजंट मैटर। आपने उसका सब्सिक्वेंट इफेक्ट मालूम करना है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक हो गया जी? इज दैट क्लियर? अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, यहां आप एक एक्सपेरिमेंट देखें। अब इफ द रेट डबल्स बिकॉज द कंसंट्रेशन इज डबल्ड, यानी अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है, रेट भी डबल हो रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। या आप देखिए, फर्स्ट करें आपके पास x एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट y है और ये रेट है। अब x की कंसंट्रेशन 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, y की कंसंट्रेशन 0.02 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो ये रेट आ गया आपके पास 0.004 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आपने क्या किया, देखिए x की कंसंट्रेशन को हमने क्या रखा? कांस्टेंट। लुक एट दैट, द कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम ऑफ x। अब हम y की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? 0.02 से 0.04, यानी कंसंट्रेशन ऑफ y इज डबल्ड, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? डबल हो गया। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब है आपको y के हिसाब से पता चल गया। तो सिंस द रेट इज डबल व्हेन द y इज डबल, सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y इज 1। नाउ वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ x। अब हमें x का पता नहीं है, ये तुमने कांस्टेंट रखा था। तो अब हम क्या करेंगे? एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम y को कांस्टेंट रखेंगे
और एक्स की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे। आगे चलिए, ये देखें, अब हमने y को कांस्टेंट रखा है और x को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेट्स ऐड द अनदर रिजल्ट। सो ओवरऑल रेट इक्वेशन क्या आपके पास, रेट इज इक्वल टू k मोलर कंसंट्रेशन x मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y। अब आपके पास रेट यानी k आपके पास आता है, रेट इज इक्वल टू k x इंटू वाई। अब आपके पास अगर k निकालना आपने तो रेट को डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ x एंड y से, तो ये प्रोडक्ट है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं x की आपने यहाँ वैल्यू डिक्रीज की है, ठीक है, ये 0.01 है, ये 0.005 है, ये कम किया आपने x, लेकिन रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल, लेकिन इसकी किसी पावर के प्रोपोर्शनल नहीं है, या इसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू x जीरो ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 0 + 1 1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ग्रेडियंट निकाला हुआ है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब सेकंड ऑर्डर में क्या आता है, देखें यहाँ आपके पास उसी तरह एक रिएक्टेंट x है, एक रिएक्टेंट y है। आपने x को कांस्टेंट रखा, y को डबल किया और रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रप्लेट हो गया, ठीक है, यानी ये 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड पावर ऑफ y के बराबर है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ y। अब x तो चेंज नहीं हो रहा, अभी आपने पहले किसी एक्सपेरिमेंट में देखा कि x के चेंज करने से रिएक्शन के रेट को फर्क नहीं पड़ रहा। अब या तो x की 1 पावर होती, y की 1 पावर होती, तो भी रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। अब x की पावर मोलर कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि x की कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है विद रिस्पेक्ट टू y, तो 0 + 2 क्या आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दोनों तरफ इसका 2 हो और x का 1 हो, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड ऑर्डर, ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ पे, आगे चलें जी, ये इसका ग्राफ है। तो इसी तरह यहाँ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा एक्सपेरिमेंट का सहारा लेंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिनमें कंसंट्रेशन चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। जब रिएक्शन के रेट पर चेंज इन कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट ना हो, कोई फर्क ना पड़े, उसको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ व्हाट, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। जो एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है या कैटलिस्ट वाले रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एंजाइम कैटलाइसिस ऑलवेज इज अ जीरो ऑर्डर कैटलाइसिस, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि आप रिएक्टेंट्स को जितना मर्जी इंक्रीज करें, उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करें डिक्रीज करें, एंजाइम कैटलाइसिस के रेट को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एंजाइम कैटलाइसिस ये होती है कि जिसमें एक डिफरेंट पाथ अडॉप्ट किया गया होता है। आपको पता है कि एंजाइम या कैटलिस्ट जो होता है, दैट अल्टर्स द पाथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड दैट adopts that path of reaction which has lower energy of activation, ठीक है। इसलिए वो एक एनर्जी शॉर्टकट होता है या एक ऐसा पाथ होता है जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है। तो इस तरह एंजाइम जो है वो रिएक्शन को तेज़ी से स्पीड अप कर देता है और उसमें हिस्सा लिए बगैर उसे तेज़ कर देता है। इसमें स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा यूनिट्स ऑफ के जो। इसी तरह आपके पास व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन रेट के ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ यूनिट्स आप चेक करें
तो रेट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, के मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, के की यूनिट आपके पास आ जाएगी मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर 6 और पर सेकेंड है। ठीक है, यहाँ आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर एंड के का क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर का, व्हाट आर द फैक्टर्स। एज अ रूल व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज सो डज द रेट। थंब रूल ये है कि मतलब कंसेप्ट की बात यह है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स बढ़ती हैं, कोलिजन्स बढ़ती हैं तो उनमें फिर इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ती हैं, और इफेक्टिव कोलिजन्स वो कोलिजन्स होती हैं जिनके ज़रिए प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, तो इस तरह प्रोडक्ट बनने वाली जो कोलिजन्स हैं उनको इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। तो जैसे प्रोडक्ट बनती है मज़ीद तो रिएक्शन का रेट भी टेम्परेचर बढ़ाने से इम्प्रूव होता है। ठीक है, सो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बी व्हाट हैपन्स टू द कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन से तो कोई तब्दीली नहीं आई, देयरफॉर द टेम्परेचर ओनली इफेक्ट्स के, टेम्परेचर सिर्फ के को इफेक्ट करता है, क्योंकि जो आपके पास रेट है वो कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, के तो वहाँ कांस्टेंट लगाया गया है। ठीक है, तो इससे के की वैल्यू को फ़र्क पड़ता है लेकिन रेट उसी तरह रहता है। ये नहीं हो सकता कि एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, गर्म करेंगे तो थर्ड ऑर्डर बन जाएगा या ठंडा करेंगे तो ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ ये देखें, यहाँ रिएक्शन रेट इंक्रीज हो रहे हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस ओनली वर्क्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स द सेम। आपने कंसंट्रेशन सेम रखनी है तब टेम्परेचर के इफेक्ट का आपको पता चलेगा। अगर आप कंसंट्रेशन भी चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी चेंज करें, तो आपको क्या पता चलेगा कि रिएक्शन कैसे तेज़ हुआ है, उसकी वेलोसिटी रिएक्शन की कैसे बढ़ी है, कंसंट्रेशन चेंज करने से बढ़ी है या टेम्परेचर चेंज करने से बढ़ी है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को क्लियरली नोट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बराबर रखें। ठीक है, रिमेंबर द टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर किसी भी मॉलिक्यूल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एवरेज ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। द पार्टिकल विल ओनली रिएक्ट इफ दे कोलाइड एंड हैव एनफ एनर्जी टू स्टार्ट द ब्रेकिंग बॉन्ड्स। पिछले बॉन्ड ब्रेक होंगे तब नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक कब होंगे, जब आप मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देंगे। एनर्जी कैसे देंगे, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आगे चलेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। ठीक है, ये अर्हीनियस इक्वेशन है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड योर सिलेबस। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको भी आप स्किप करेंगे। आगे कोलिजन थ्योरी है, इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी हमें ये बताती है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो जब तक वो इफेक्टिवली कोलाइड ना करें, इस तरीके से कोलाइड करें कि प्रोडक्ट बने, जब मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड करें कि प्रोडक्ट बने, दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। ठीक है, और नॉर्मली अभी इस वक्त हवा में देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो नहीं बन रही। लेकिन अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा करूँ तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इफेक्टिवली क्या हुए हैं, कोलाइड हुए हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड एक्टिवेशन कम्प्लेक्स क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, वो मिनिमम एनर्जी बैरियर होता है जो मॉलिक्यूल्स ने प्रोडक्ट बनाने से पहले अचीव करना होता है। ठीक है, इससे कम एनर्जी हो तो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो उस मिनिमम एनर्जी बैरियर को, या ये एनर्जी बैरियर होता है, इसको क्रॉस करना होता है रिएक्टेंट्स को। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर एंड देन देयर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड देन एट लोअर एनर्जी लेवल दे फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, उसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या EA कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वो बनता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एक सिचुएशन होती है जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो आपके पास हाई एनर्जी में है और प्रोडक्ट लो एनर्जी में। तो यहाँ जारी बात है ये फालतू एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक। लेकिन जब
एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट कम हो और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये जो गैप है एनर्जी का, ये एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और सराउंडिंग का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ऐसा रिएक्शन क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक, ठीक है जी। तो किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी। आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको रिएक्शन काइनेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ज़रूर इसे रिवाइज़ कीजिएगा और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हैं तो वो सवाल ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अपने दूसरे स्टूडेंट्स और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो मुश्किलात हैं पढ़ाई के अंदर दरपेश वो बेहतर हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।